बड़े अरमानों के साथ कांति जी गरिमा को अपनी बहू बनाकर लाई थी, लेकिन बहू इन्हें कुछ समझती नहीं थी। वह तो उनसे नफरत करती थी, हमेशा अपनी सास को नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी, जिससे कांति जी दुखी हो जाती थी। कुछ समय बाद गरिमा अपने मायके गई और अपनी माँ के साथ अपनी सास को परेशान करने के लिए प्लान बनाने लगी। उसकी माँ भी अपनी बेटी गरिमा का पूरा पूरा साथ देती थी। नई नवेली बहू गरिमा को आए हुए महीने भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों चेहरे पर नूर नज़र नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज़ है, हर पल यही प्रतीत होता था। सास कांति जी ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर हर बार गरिमा टाल जाती थी। कांति जी भी ये सोचती रह जाती थी, क्या पता अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं और चुप रहती हैं। एक दिन अचानक बिना बताए ही गरिमा को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से कांति जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद कांति जी ने अपने बेटे महेश से कहा, बेटा क्या बात है, बहुत चुप चुप ही रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराज़गी हो गई। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, महेश ने जवाब दिया। शायद मेरी गलत फहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझे ना बोल पा रही हो तुझे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा, कहकर महेश अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब महेश घर आया तो देखा कांति जी उदास बैठी हैं। उन्हें उदास देखकर महेश ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? महेश के सवाल पर कांति जी ने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है तो एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई, और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रही हो? महेश कांति जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली तो जीव, तेरे पापा हैं नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रहें तो रहें हैं, वैसे भी गरिमा है नहीं, वह क्या सोचेगी और लोग गरिमा के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। महेश हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कांति जी चुप हो गईं, पर दूसरे दिन महेश के पीछे पड़कर उन्होंने कमरा शिफ्ट करवा ही दिया। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तब माँ ने कहा, नए सोफे भी कमरे में रख लो। तब उनकी बात सुनकर महेश बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम में आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, नए सोफे हैं, हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उसकी बात सुनकर महेश एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या? अचानक से महेश के सवाल को सुनकर कांति जी झूठ बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उस कमरे में रख दो सोफे। गरिमा और महेश के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन महेश जब घर आया तो गरिमा आ चुकी थी। महेश को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि गरिमा का भी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अब महेश नोटिस करता था कि गरिमा और कांति जी के बीच में अजीब सा तनाव था। दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद गरिमा दोबारा मायके गई।
उस दिन भी महेश शाम को लौटा तो कांति जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। महेश ने फिर इसका कारण पूछा तो कांति जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है। उसकी बात सुनते ही कांति जी एकदम से हड़बड़ा गईं। अरे वह किसी ने नहीं, पर क्या मुझे दिखता नहीं? तुम लोग भी डिस्टर्ब कर देती हूँ। इससे पहले कि महेश कुछ पूछता, कांति जी ऐसा कहकर रसोई में महेश के लिए चाय बनाने चली गईं। अब महेश के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है। जब भी गरिमा मायके जाती है तभी माँ यह अजीब क्यों जिद करती हैं। पहले कमरा अब पूजा घर। जब गरिमा घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है पर माँ बता नहीं रही है। वहीं सोफे पर कांति जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। महेश ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को गरिमा की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। महेश को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा कांति जी से पूछा भी तो वह टाल गई। मजबूरन महेश को पूजा घर उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा और दूसरे दिन गरिमा मायके से आ गई। पर अब माँ ही नहीं बताना चाहती थी तो आखिर महेश पूछे किससे? गरिमा से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा कि वह क्या करना चाहती है, मैं क्या करूँ। इसके आगे महेश को कुछ ना कहा, पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद गरिमा वापस मायके गई। इस बार कांति जी ने महेश से गरिमा के दहेज में आया हुआ टीवी गरिमा के कमरे में लगाने को कहा। इस बार महेश बिगड़ गया। यह क्या है माँ? गरिमा के जाते ही आप बस यही बात करने लग जाती हो। इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताती क्यों नहीं हो? अब महेश को इस तरह चिल्लाते देखकर कांति जी के आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर न टूटे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। कांति जी की बात सुनकर महेश हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से कांति जी से पूछा, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोते रोते कांति जी ने जो बात कही सुनकर महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांति जी को रोता देखकर महेश का मन रो रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से कांति जी से पूछा, माँ यह सब क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? महेश को इस तरह बोलता देखकर कांति जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले वादा कर तू नहीं छोड़ेगा। मैं अकेले कैसे रहूँगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान, इसलिए मुझे वृद्धा आश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ। पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ, कैसी कैसी बातें कर रही हो? जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ छोड़कर आपको। आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ? यह घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब कांति जी को महेश की बातों पर विश्वास हुआ तब कांति जी ने बोलना शुरू किया। याद है तुम्हारी शादी के बाद जब गरिमा का भाई उसे अचानक लेने आया था और वह मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद गरिमा की माँ का फ़ोन आया था
तब मुझे पता चला कि गरिमा ने उसे फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की श्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने कमरे में रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में यह सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसलिए मैंने तुझे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले, तो कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब गरिमा दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन यह भी मेरी गलत फहमी ही साबित हुआ। साथ में वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया और कहने लगे कि गरिमा को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब हो जाती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आप तो अभी अभी नई नई सास बनी हैं, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा भी नाम ले लिया था, तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया। कहते कहते कांति जी जोर जोर से रोने लगी। महेश खूब देर तक माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब माँ चुप नहीं हुई तो महेश उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और कांति जी को देखकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर कांति जी थोड़ी तसल्ली से बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या माया मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में ये सोचकर दी थी कि मेरी बेटी दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वह लोग इसका कोई फ़ायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद को मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी ज़िंदगी है। अगर पानी सर से ऊपर निकल गया तो ऐसा कहीं ना हो कि बेटा वृद्ध आश्रम छोड़ आए। इसमें गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू नहीं माना। मेरी क्या गलती है? अब तो जब भी समधन जी का फ़ोन आता है या गरिमा मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हुए बीती। कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल भी जी लूँगी, पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते कांति जी के हाथ पैर कांपने लगे, जीभ लड़खड़ाने लगी थी। यह देखकर महेश को अपनी माँ पर तरस आया तो गरिमा और उसकी
माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन दोनों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करके महेश कांति जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे यह सब कुछ बातें बोल देनी चाहिए। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा था कि तुझसे कुछ पूछ लूँ, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज़्यादा ही बोल गई। कांति जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वे अगर ज़्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। महेश की बात सुनकर कांति जी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो, मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान नहीं देती। उसे इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का यह रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि ज़िंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। दूसरे दिन जब कांति जी उठी तो देखा महेश जग चुका था और फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद कांति जी चाय बनाकर ले आईं और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठ गईं। इतने में दरवाजे की डोर बेल बजी। महेश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। कांति जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक ने कहा, मैडम, हमें महेश भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए, तब हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद महेश बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में कांति जी बोली, महेश कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है, मुझे बता, आखिर चल क्या रहा है। माँ, बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वह लोग कर चुके हैं, इससे इतना तो समझ आ गया है कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता। तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी कांति जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट में अभी आया, कहकर महेश उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया। तो आपको भी कठोर बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर महेश ने अपनी योजना माँ को समझाया। यह सुनकर कांति जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर महेश बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो? अब क्या था? महेश अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद महेश अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। गरिमा के दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गईं। खुद गरिमा और उसकी माँ उसे वहाँ देखकर हैरान थी।
इतने में ससुर जी बोले, अरे महेश जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े सब देख क्या रहे हो, महेश जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लाओ। महेश ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है, तो मैं यह सामान रखवाने आया था। महेश की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर गरिमा की माँ ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर महेश मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आ गए। देखा तो ट्रक में वह सामान रखा था जो गरिमा के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं गरिमा कभी अपनी माँ को तो कभी महेश को देख रही थी। आज पड़ोस के लोग वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं। गरिमा की मम्मी बोली, दामाद जी, यह क्या हरकत है? आप भला यह सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसी बातें बना रहे हैं। गरिमा के पापा भी बोले, दामाद जी, यह सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महेश हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वह घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। माँ ने साफ साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में दहेज की कोई जगह नहीं है। आखिर जब से यह दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में गरिमा की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, समस्या क्या है आपकी माँ को? महेश मुस्कुरा के बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे इस प्रकार परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार इस तरह मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। महेश की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया गरिमा की माँ को घूरकर देख रहे थे कि वह दोनों बहू की नज़र भी सासू माँ पर ही टिकी थी। गरिमा की माँ ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल खुल गई मेरे बेटे बहू के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि महेश को सब पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई हैं। लेकिन इतने में गरिमा भी बोली, मेरे माँ पिता जी की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। यह भी नहीं सोचा कि मेरे माँ पिताजी के दिल पर क्या बीतेगी। बैठ कर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर महेश बोला, अच्छा बैठ कर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती थी मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से गरिमा की माँ फ़ोन करके माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था। अब गरिमा से कुछ कहते ना बना, पर घर में सब गरिमा और उसकी माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर ना टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर महेश से बोले, माफ़ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है,
वह भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हो गया, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सम्मान रख लीजिए। आप जिस तरह से सामान लाए हो वैसे ही यहाँ से रवाना कर दीजिए। आपने ससुर को हाथ जोड़े देखकर महेश ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, माफ़ करना पापा जी, मैं यह सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोता देखा तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस महेश के घर भिजवा दिया और खुद गरिमा और अपनी पत्नी को लेकर महेश के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इस बात का उन्हें विश्वास दिलाया और अपनी बेटी को वहीं छोड़कर आ गए। अब गरिमा को समझ में आ चुका था कि अगर उसे अपनी ससुराल में रहना है तो यह सब हरकतें बंद करनी पड़ेंगी, वरना उसका पति महेश उसे घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। अब गरिमा अपनी सास का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और शिकायत का कोई मौका भी नहीं देती थी। तो दोस्तों, महेश ने अपनी पत्नी गरिमा को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।